और मजे की बात देखो, 4 लड़के पकड़े गए हैं, वो नेपाल से हैं, नेपाल से हायर करके बुलाए गए। अभी इसमें से 4 लड़के पकड़े गए हैं, और भी पकड़े जाएंगे या भाग गए हैं, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं नेपाल के लोग। तो वो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफ द स्क्रिप्ट, और ऑफ द स्क्रिप्ट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारा लद्दाख जल रहा है। लद्दाख में हिंसा फैली हुई है। लद्दाख में रोजगार के नाम पर एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिनमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इसे जेनजी आंदोलन भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से नेपाल में जेनजी ने आंदोलन किया और सत्ता पलट दी, उसी तरीके से इस आंदोलन को भी हवा देकर जेनजी आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारों ने भी ये दावा किया है कि इन सब घटनाक्रम के पीछे एक कार्यकर्ता हैं, सोनम वांगचुक। उनका नाम सामने आ रहा है और उनको लोग इस पूरे कार्यक्रम को लेकर दोषी ठहरा रहे हैं। और लोगों का ये आरोप है कि उनके उकसावे पर ही युवाओं की भीड़ ने आक्रोशित होकर के बीजेपी के कार्यालय को फूंक दिया, सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी और उपद्रव किया। लेकिन क्या ये सिर्फ युवाओं के रोजगार के लिए आंदोलन था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? इन सब विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पेज 3 के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र आर्या जी। रविंद्र जी के पास चलेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर आपका। सर, नमस्कार। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि लद्दाख में हुआ क्या? अचानक से ये भीड़ आक्रोशित कैसे हो गई? आग जलाने, आगजनी करने, बीजेपी कार्यालय फूकने, सीआरपीएफ की गाड़ियां फूकने तक कैसे पहुंच गई ये भीड़? इतना तो आसान नहीं होता कि किसी की हिम्मत ना हो जाए, गाड़ियां फूक दे तुरंत। तो आप मेरे से इस सवाल का जवाब चाहते हैं, तो मैं एक वरिष्ठ पत्रकार नेपाल और भारत का क्रॉसपॉन्डेंट हूँ पेज 3 न्यूज चैनल का। तो मैं इसको विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि आम जो लोगों को लगता है कि ये दंगे हुए हैं, ये जैन जी का प्रोटेक्ट है या उनकी कोई मांग है, हाँ जो भी है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा। ये जो सीआईए होती है, ये जो आईएसआई हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, ये एजेंसी उसको पैदा करती है। अभी उनको क्या जरूरत थी? अभी 370 हटाया, ठीक है, 370 हटाया, उसको एक अलग हमने टेरिटरी घोषित किया, लेह लद्दाख को। जब हम कारगिल और लेह लद्दाख को एक साथ कनेक्ट करके वहां पर एक ही सांसद चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग करो, उसमें भी अलग पॉलिटिक्स जमाई जाए और उसमें भी अलग अलग, दोनों को अलग पार्ट करने के। उनकी मांगे भी अजीब अजीब सी हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि वो हमारे को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, अगर हम ये नहीं सोचते कि अगर हम स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे तो वहां पे राजनीति का जो स्टैंड होता है, जो उनका राजनीति का, जैसे हमारे कश्मीर में उलझने हैं, क्योंकि वो चाइना के बॉर्डर के पास है, तो वो पैदा होती हैं, क्योंकि उस पर केंद्र सरकार, फिर वो एजेंसियां काम नहीं कर पाती, क्योंकि इंटरफेयर किसका होता है? राज्य सरकार का। ठीक है, तो वो केंद्र शासित है, केंद्र शासित रहेगा अभी, तो उसमें उनको समस्या होने के लिए उसको पैदा किया गया, सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक का आपको पता है कि वो कुछ समय पहले पाकिस्तान गया था, वायरल हुआ था, सभी ने देखा था। ठीक है, तो वो पाकिस्तान भी गया और उसने जो प्रयोजित चाल की, अपने बहुत सारे एनजीओ बनाए, बहुत सारे अकाउंट खोले, उसकी डिटेल बिल्कुल भी केंद्र सरकार को नहीं दी गई। उसमें बहुत सारे, किसी में 8 करोड़, किसी में 2.5 करोड़, किसी में लाख, अलग अलग पैनल से अलग अलग तरीके से पैसे आते रहे। ठीक है, और वो आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय चैनल है हमारा डीडी न्यूज, उसमें सुधीर चौधरी जी, उन्होंने कल एक्सपोज भी किया था, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल में तो हमारे जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट होती है बिल्कुल एग्जैक्ट वो दिखाई जाती है उसमें। ठीक है, तो वो दिखाया गया, उसमें बिल्कुल भी आपने देखा होगा किस तरीके से उसने हिंसा का एक षड्यंत्र का जाल बुना। उन्होंने बीजेपी के ऑफिस को ही क्यों जलाया? आपने देखा कि बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियां जलाई गई, 4 लड़के जो मारे गए, वो सोनम वांगचुक की जो रणनीति थी, जो सीआईए या और भी कोई एजेंसी जो इस पे काम कर रही थी, जैसे आईएसआई, उसके कारण ही मारी गई है। और वो अभी तक बाहर घूम रहा है। और उसने क्या किया?
अपना दिमाग कितनी तेजी से चलाया, जब वो वहां बैठा हुआ था धरना पे 15 दिन से, एकदम ही जब हिंसा चालू हुई तुरंत अपने गांव भाग गया। देखा आपने, उन्होंने अपना तुरंत अपने तोड़ दिया है और अपने गांव चले गए हैं। और उन्होंने सरकार पे ये भी आरोप लगाया है कि जो है सरकार उनका स्कूल का जो जमीन अलॉट की है उसे भी ले रही है, वापस ले रही है। इनके जो विदेश से फंडिंग होती है उस पर भी रोक लगा दी है। इन सब मामलों को वो मुद्दा बना करके वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो हम दोबारा से इससे खतरनाक आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? हाँ, मैंने ये अभी अभी सुबह न्यूज़पेपर में देखा, मुंबई हलचल है, मुंबई का न्यूज़पेपर है, उसमें मैंने ये देखा उसका आर्टिकल। उसने धमकी भी दी है, उसने कहा मेरी आवाज दबाई जा रही है, इस तरीके के बरकलर बयान दे रहा है वो। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि भी बाहर है। मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार से तो तुरंत बंद किया जाए ऐसे देशद्रोही को, जो जो फंडिंग जो अपने एनजीओ में ले रहा है एजेंसियों के द्वारा। अब आजकल एजेंसियों के द्वारा जो फंडिंग लेने का पैटर्न है, वो सबसे बढ़िया एनजीओ को रजिस्टर कराओ, उसमें अच्छे कार्य करके दिखाओ और उसमें पैसे डलवाओ, ठीक है। कभी वो अलग अलग तरीके, और उसका तो पता आपने बैकग्राउंड देखा, उसका तो जो खानदान है, जो उसके पिताजी थे वो भी राजनीति में सक्रिय थे और ये भी राजनीति में सक्रिय होना चाहता है। ये अपना राजनीति, अपना स्टैंड बना रहा, प्लेटफॉर्म बना रहा है, इसीलिए इसने ऐसा किया। और ये बिल्कुल भी दोहराए नहीं है कि ये विदेशी साजिश है, और विदेशी साजिश एजेंसी का ये शिकार हुआ है, पैसों के लालच में ये शिकार हुआ है। और ये पहले कितना अच्छा सामाजिक कार्य करता था। इसके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी थी। जो 3 इडियट फिल्म बनी, उसके बाद इसकी छवि बनाई गई, इसको एक अच्छा आइकॉनिक दिखाया गया। आइकॉनिक दिखाने के बाद अब इसने ये जब अपनी पोजीशन बना ली, कुछ लोग जुड़े भी इसके साथ। और मजे की बात देखो, 4 लड़के पकड़े गए हैं, वो नेपाल से हैं, नेपाल से हायर करके बुलाए गए। अभी इसमें से 4 लड़के पकड़े गए हैं, और भी पकड़े जाएंगे या भाग गए हैं, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं नेपाल के लोग। तो वो पूरा जो कनेक्शन है इसका, जब उथल पुथल चल रही है नेपाल में, उस समय ये हुआ है सब। वो टाइमिंग देखिए, वो टाइमिंग देखिए। जी, मैं वही सवाल पूछने आपसे जा ही रहा था कि इस जेनजी आंदोलन का नेपाल के जेनजी आंदोलन से क्या कनेक्शन है? इसके पीछे बहुत सारी सिमिलरिटीज दिख रही हैं, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं। उनमें जो है पैटर्न सेम है। सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ इकट्ठी की गई, सोशल मीडिया के माध्यम से उकसाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दिए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे आंदोलन को लीड करके वही पैटर्न है, सेना पे अटैक करना, कार्यालयों पे अटैक करना, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यालयों पे अटैक करना। और जो इसको लीड कर रहे हैं वो अपने आप को साइड लाइन करके कह रहे हैं हम तो इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है, कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने पूरा घटनाक्रम को किया है। लेकिन इसमें क्या है, पूरी पूरी तरीके से नेपाल और लिपू लेक और काला पानी, ये पूरा जो दर्रा है, इसको जो लेकर नेपाल की साजिश थी, इसमें कोई लिंक है क्या? हाँ, वही लिंक है ना। तो आप देख रहे ना, बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया, जो वहां पे हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई, वो एक, उसमें कांग्रेस का एक नेता शामिल था, ठीक है। तो वो जो पूरा प्लानिंग से काम किया गया। ये अभी वो इस तरीके के बयान दे रहा है क्योंकि वो बाहर घूम रहा है। अब अगर एजेंसी के पास अभी भी इनपुट है तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ठीक है। क्योंकि उसके जो खाते हैं उसमें से अवैध अवैध मतलब पैसा पाया गया है, ये सब सबके पास, गृह मंत्रालय के पास आ चुका है और एक्सपोज हो गया, तो उसको गिरफ्तार करके उसको डालें, उसके ऊपर देशद्रोही का केस लगाएं, ठीक है। तो वो बाहर होने के कारण वो ऐसा हो रहा है। दूसरी बात जो आपने बोला, जैन जी का जो आंदोलन नेपाल में था और जो यहाँ हुआ, इसका इससे कोई भी मतलब नहीं था। ये जानबूझ के ये एक प्लानिंग के तहत किया गया। उस यहां से क्यों नाराज होंगे वो लोग, जो हमारी जनरेशन है वो क्यों नाराज होगी, जब वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए वह टेरिटरी जो है उसमें डाली गई, सुरक्षा के लिए राज्य में नहीं डाली गई, जानबूझ के उसको केंद्र शासित किया गया। तो वो जानबूझ के उकसाया उसने लोगों को, नई जनरेशन को, और कुछ प्लानिंग करके कुछ लोग बाहर से लाए गए। जैसे मैंने बताया कि नेपाल से भी लोग आए, 4 लोग घायल भी हुए हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं। ये भी हो सकता है कि वो पहले से भी रह रहे हो और उनको भड़काया हो उसने। अभी जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया रिपोर्ट में, तो वो इसी तरीके से बताया जा रहा है कि ये सुयोजित चाल थी। अब ये सुयोजित चाल का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वही पैटर्न है CIA वाला, ISI वाला, जो बिल्कुल नेपाल में हुआ, उसकी कॉपी फोटो स्टेट ये यहाँ करना चाह रहे थे, ठीक है। वो लेकिन
इतने इतने असफल रहे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन का ग्राफ बहुत कम है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी जो नेपाल के गृह मंत्री बनाए गए हैं, नेपाल के गृह मंत्री जी। बनाए गए हैं प्रकाश आर्याल जी, उनका विरोध हम्म। हो रहा है क्योंकि उन्होंने वकालत करते समय गौ हत्या की मांग को लेकर पिटीशन दायर की थी। मतलब वो गौ हत्या के समर्थन में है। एक हिंदू देश में गौ हत्या की मांग करना, इसको लेकर के और फिर साजिश रचना, उसके लेकर के वो फिर आज गृह मंत्री बन गए, उनका विरोध हो रहा है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात कहता हूं, एक तो वो जाति से ब्राह्मण है, ठीक है। जी, ब्राह्मण होने के बावजूद वो ऐसे देश में है जहां पे हिंदू 81% है, 81 जो जनगणना के हिसाब से बाहुल्य क्षेत्र है हिंदू। और वहां पे पशुपति भगवान है जो पशुओं के प्रतीक है, क्योंकि पशुपति का मतलब ही पशु, जो पशु के नाम से ही वो पशुपति भगवान बनाया गया। वहां पे नंदी जी का विराजमान है। और वहां पे एक आप खास देखेंगे कि वहां के जो नोट है, जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उस पे जो ना गाय के फोटो होते हैं। अभी मेरे पास एक नोट है अवेलेबल, गाय वाला नहीं है, क्योंकि मैं नेपाल में अभी काफी सालों से नहीं जा पाया किसी कारणवश। तो अभी मैं पिछले 2019 के बाद 2021 तक वहीं था 2 साल। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखेंगे ये हिरन का फोटो लगा हुआ है, जो कि भारत में भी नहीं होता, ठीक है। आपने तो पशुओं की इतनी वैल्यू है वहां पे कभी गाय का फोटो, कभी हिरन का फोटो, अलग अलग करेंसी पे अलग अलग पशुओं को दर्शाते हैं, क्योंकि वहां पे पशुओं का एक महत्व माना गया, जिसको जीवात्मा बोला गया है। जो जीवात्मा है, जिसके अंदर आत्मा विराजमान होती है, चेतन होती है, जैसे मनुष्य में, मेरे में है, आप में है। तो वहां पर जीव हत्या कराने वालों के पक्ष में खड़ा होना, पहली बात। उनकी सजा कम कराने का उसने पिटिशन डाला सुप्रीम कोर्ट में। उसने पिटिशन डाला कि इसको राष्ट्रीय पशु हटाया जाए, ठीक है। उसने अलग अलग तरीके के बर्गलर उसने पॉइंट लिखे, 1 2 3। हिंदू होने के बाद, वो भी ब्राह्मण होने के बाद उसने ऐसा किया। तो वो किसी उसने ये नहीं किया कि मैं हिंदू हूं, ये वो एजेंसी का शिकार है। वो किसी एजेंसी का शिकार है। मैं एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, अब हमारे पास इतने इनपुट नहीं है कि वो कौन सी एजेंसी का शिकार है। उसमें नेपोटिज्म भी है, उसमें कम्युनिज्म भी है, उसमें आईएसआई भी है, उसमें और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे डीप स्टेट है जो अमेरिका की है। इस तरीके की एजेंसियां हैं, तो जो हमारे एशिया, साउथ एशिया को डिस्टर्ब रखती है ना। जो जैसे कि नेपाल को हो गया, बांग्लादेश को हो गया, आपने देखा होगा भी श्रीलंका को किया। छोटे छोटे देश जो भारत के आसपास है, उनको डिस्टर्ब करके रखती हैं, उन पे अपना अस्तित्व बनाती है। जैसे असीम बरूदा का विरादू का जो म्यांमार है, उसमें आपने देखा होगा क्या हुआ। अभी वहां पे भी सेना, वहां पे लोकतंत्र नहीं है। तो इस तरीके से वो डिस्टर्ब करते हैं। तो एजेंसियां जब डिस्टर्ब करती है, तो वो क्या करती हैं, नेताओं को, लेखकों को, फिल्म एक्टर्स को, उनको टारगेट करती है। उनको बहुत फंडिंग किया जाता है, जैसे कि अभी इनको फंडिंग किया गया है, आर्यल को, जैसे मुझे इनपुट मिले हैं। तो ये अब से नहीं, इसने बहुत साल पहले डाला था ये, लेकिन चलो उसने डाला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको लताड़ लगाई कि भाई पशु की अस्मिता, और पशु को नजर से ना देखें, उसको गाय के उससे देखें, गाय हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। उसको लताड़ लगाई, वो बात वहां पे खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत विरोध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उसे गृह मंत्री बना दिया गया, वो भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे जब वहां की राजनीति उथल पुथल है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में जब हम वहां पे माओवाद खत्म कर चुके हैं, वहां पे हम कम्युनिज्म खत्म कर चुके हैं, चाइना की कठपुतली ओपी ओली सरकार बनी थी उसको हटा चुके हैं, मतलब जनता, जैन जी, ये सब मिलके इन्होंने आंदोलन किया। उस समय ऐसे स्थिति में, इतनी गंभीर स्थिति में, जब देश की स्थिरता नहीं है, अरबों खरबों का नुकसान हो गया, ऐसे में ऐसे बंदे को, ऐसे व्यक्ति को, जो गौ रक्षा के लिए और गौ को अस्तित्व मिटाने के लिए पिटीशन डालता है, ऐसे व्यक्ति को कैसे बनाया गया गृह मंत्री? मतलब किस किस पैनल ने बनाया? कौन लोग थे ऐसे जिन्होंने उसको ऑनलाइन वोट देके, समर्थन देके, या कोई विदेशी साजिश थी, उसको गृह मंत्रालय दिया गया। उसने उसने विरोध तो हो एक रहा और, है जी, विरोध तो हो रहा है। हाँ विरोध हो रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, लेकिन इतना विरोध नहीं हो रहा जितना भारत में हो रहा है। देखिए, वहां जी, पर किसी ने अभी तक पशुपतिनाथ भगवान के यहाँ पर जाकर विरोध नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया। जो उनके अलग अलग, जैसे हमारे जंतर मंतर होता है, वहां पे भी नहीं किया। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, जो जैन जी की डिमांड थी कि भाई इनके लड़के लड़कियां भारत
ऐश ले रहे हैं और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ी। लेकिन किसी ने भी गाय की अस्मिता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। गाय का मतलब ही क्या है, गोरखा। गोरखा का मतलब क्या है, गोरखनाथ भगवान जी ने ये उनको एक सिंबॉलिक नाम दिया था कि गोरखा। गो मतलब गाय, रखा माने गौ की रक्षा करने वाला, उससे गोरखा बना। तो गोरखा सैनिकों को इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वहां के लोगों को करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जब गौ रक्षा का ये प्रावधान है, तो ये कैसे ये साम्यवाद वाले, पश्चिमी सभ्यता वाले माइंड के, जो क्रिश्चियन मेंटेलिटी की है, ऐसे लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं, और ऐसे लोग गाय की अस्मिता को खत्म करना चाहते हैं। उसका कारण है, हम अभी भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं। मैंने सुना है राय समाज करके होता है वहां पे कोई देहरान सिटी है, पश्चिमी क्षेत्र है वो नेपाल का, वहां पे गाय काटी जाती है अभी भी प्रेजेंट में। खूब वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ऑब्जेक्शन भी हुआ था, वो वायरल हुई थी, बहुत चली थी वो। तो वो एक पर्टिकुलर समाज उसको हिट करता है, गाय को खाता है, गाय को काटता है। वो किसी ने वीडियो बना ली, वो वायरल होगी, लेकिन वहां तो रेगुलर होता है वहां पर। वो देहरान सिटी के अंदर कोई भी गाय बस्ती नहीं है, बीफ खाते हैं खुलेआम। कोई उबाल के खा रहा है, कोई काट के खा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई मीम बना रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, मतलब बिल्कुल जिसमें राष्ट्रीय पशु है। देखिए आपको पता है राष्ट्रीय पशु है गाय वहां का, ठीक है, वो संस्कृति का हिस्सा है। गौरक्षा के लिए उन्होंने वहां पे गोरखनाथ नाम, गोरखनाथ भगवान जी ने वहां नाम भी दिया गोरखा। तो हर चीज का कनेक्शन प्रकृति से लेके, भगवान से लेके, हर चीज का, पशुपति का भी नाम रखा गया। तो हर चीज का कनेक्शन गाय से है वहां पर। और वहां पे गाय के लिए अभी प्रेजेंट में कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि अभी गृह मंत्री बने हैं। बस मात्र एक पेपर में मैंने देखा, गूगल से लेके सब जगह उनकी सब उसकी वो हटा दी गई कि न्यूज कि गाय का ये हुआ, गाय का ये। मैंने बोला कुछ नहीं मिला। मैंने रात को भी सर्च किया, चैट जीटीपी में देखा, गूगल पे देखा, बस मुझे एक न्यूज मिली जो अभी अभी आई है। जब हमने इंडिया में उसको एक्सपोज किया, इंडिया से खूब न्यूज गई, आर्टिकल गए, तो उसके बाद शायद किसी ने प्रिंट किया वहां पर, तो उसमें भी यही लिखा हुआ था। हाँ जी जी। मेरा सवाल ये है कि अभी वहाँ की जो राणा परिवार है, शाही परिवार, उसका बड़ोदरा से क्या संबंध है, और अभी उसके पीछे, उसके अंदर की क्या खबर सामने आ रही है, जैसे आप बता रहे थे मुझे। नहीं नहीं, वो कोई खबर सामने नहीं आ रही। वो एक्चुअली में हम चाहते हैं, देखो मैं सब, हमारा जो हिंदुस्तान है, जो नेपाल है, वहां की जनता चाहती है कि वहां पे राजशाही भी हो। देखो एक बात समझिए, पूरे इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड में राज किया, अलग 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 लॉबी बना के, अलग अलग कॉलोनी बना के। उस कॉलोनी में क्या आप ये देख रहे हैं कि वहां लोकतंत्र भी है, राजशाही भी है? अभी तक रानी है वहां पे एलिजाबेथ, आपको पता है कितनी महारानियां हुई, 1 2 3 4 रानी राजा वाला पैटर्न वहां चला। तो जो लोकतंत्र है जिसने सब पे कब्जा किया, वो वहां तो चाहता है कि हमारे यहाँ रानी बनी रहे, लोकतंत्र भी, लेकिन दूसरे देशों में नहीं चाहता। दूसरे देश को श्रिंक, बिल्कुल बर्बाद करना चाहता है। ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी ये देश है यूरोप के, ये सब लोग ऐसी षड्यंत्र रचते रहते हैं एशिया के खिलाफ। जो छोटे छोटे देश है उनको टारगेट करते हैं। अभी भारत के पीछे इसलिए लगे हैं, भारत के आसपास रिंग बना रहे हैं, जिससे कि भारत उभरती हुई शक्ति है, उसको बर्बाद करो। उसका बांग्लादेश बर्बाद कर दिया उन्होंने, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, श्रीलंका को कर दिया, और आप देख रहे हैं अब नेपाल के करीब आ गए हैं, म्यांमार को, और इसको तो पहले ही कर चुके थे ये। तो ये एक एक करके सबको टारगेट कर रहे हैं। लास्ट ये बचा था नेपाल, नेपाल का भी इन्होंने कर दिया। और नेपाल के बाद तो अब ये इंडिया में भी आ गए। देखा ना लेह लद्दाख में क्या हुआ। अब अब तो देश के अंदर ही करने लगे, ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों का ध्यान इधर आ जाए, मीडिया का ध्यान इधर आ जाए। वहां की जो अभी लोकतांत्रिक सरकार जैसे भी बननी है, स्थायी सरकार, उनका ध्यान यहाँ आ जाए। कोई कोई इंडिया के सपोर्ट करने वाला कोई भी मंत्री ना बने, किसी की ना सुनवाई हो। कुल मिलाकर वो अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं। ये भी वहीं के लोगों का कहना है कि ये भी उन्हीं का गुर्गा है, जो यहाँ गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है। ये आर्यालय, ये भी सीआईए का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट बताता है। वहीं के लोगों के ये बयान है अलग अलग तरीके के। लेकिन जितना विरोध भारत में हो रहा है उसका बनने का, इतना नेपाल में नहीं हो रहा। अगर नेपाल में होता तो अब तक हट जाता। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है कि आप अपना ये वाला पद छोड़ दीजिए, सुनने में आया है। तो गुप्त सूचना, गुप्त वो उसके हिसाब से, तो जो राजाशाही की बात कर रहे थे हम ये चाहते हैं कि, मैंने जो अभी इंग्लैंड का एग्जांपल दिया, हम भी ये चाहते हैं कि वहां पे लोकतंत्र के साथ राजशाही भी रहे, राजा भी बने, और वहां पर दोनों चीज एक साथ समन्वय बने चले, और वो हिंदू राष्ट्र रहे। क्योंकि अगर गाय की अस्मिता को बचाना है, हिंदू राष्ट्र को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो उसके लिए राजशाही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चाहे वो बड़ोदरा की रानी बने, चाहे वो हिमानी शाह है जो भारत से शाह
विवाह करके नेपाल में शाही परिवार में हुई है। यहाँ वहाँ के ज्ञानेंद्र जी हैं, ये 3-4 लोग हैं जो इसके हक जिनको बनता है। तो यही कनेक्शन है और कुछ नहीं। वो तो मेरा बताने का मतलब उनकी जीवनी के बारे में था कि वो गायकवाड़ परिवार जो बड़ोदरा में है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जब पढ़ाई का समय आया तो उस वक्त उन्होंने सहायता की थी एब्रॉड जाने में, आर्थिक सहयोग किया था बाबा साहब अम्बेडकर का। वह उस परिवार में उनका विवाह हुआ है। तो उसी परिवार में हमारी रानी, हमारे राणा शाही परिवार की, रॉयल फैमिली की, जो नेपाल की जो राजा हैं जिनके अभी सब पूरा फैमिली हत्या हो चुका है, उनकी बहन है वो। तो उनकी बहन का जो रिश्ता हुआ है वो हुआ है महाराजा गायकवाड़ जी, संग्राम सिंह गायकवाड़ जी के खानदान में, जो वहां के राजा हैं, क्या बोलते हैं, बड़ोदरा के। तो ये कनेक्शन है। हम चाहते हैं राजशाही हिंदूशाही आए और उसी का इससे लोकतंत्र के साथ कनेक्शन रहे। अभी आप ये बताइए कि नेपाल में अभी क्या सिचुएशन है और राजशाही की आने की कितनी संभावना है, या फिर लोकतंत्र के नाम पे नेपाल को फिर से सेकुलर राष्ट्र बनाया जा रहा है? क्या अपडेट है, आप शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए ऐसा है, राजशाही के लिए तो वो जितनी भी एजेंसी है जो भारत के खिलाफ भी हैं और उसके खिलाफ हैं, नेपाल के, वो कभी नहीं आने देंगी, कभी भी उसको राजा नहीं बनने देंगे। चाहे वो ज्ञानेंद्र जी हो, चाहे हिमानी शाह हो, चाहे वो जो बड़ोदरा वाली रानी है, इनको नहीं बनने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और वो जैसे उसने गाय के ऊपर लगाया, गाय के ऊपर उन्होंने वहीं के आदमी को यूज किया, ओम प्रकाश आर्यल को, कि भाई आप पिटिशन डालो, आप इसका विरोध करो। वो वकील है, इतने बड़े वकील होने के बावजूद भी उन्होंने ये बेवकूफी वाला कदम उठाया। अब वो शर्मिंदा है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो इंडिया से विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में बहुत कम विरोध हो रहा है। अब उसका उसका कारण मुझे नहीं पता, डर है क्या। तो राजशाही के लिए हम मांग करते हैं और राजशाही के लिए वहां की जनता भी मांग कर रही है, लेकिन ये एजेंसियां, ये लोग नहीं आने देंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत है कि वो एजेंसी जो वहां पे एक्टिव है वो नहीं आने देंगी। नेपोटिज्म से लेके CIA, ISI, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने देंगी। हाँ जी, ये ही है मेरा। तो आप जी ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी नेपाल में स्थिरता नहीं है, जो लोग मंत्री बने हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और जो जेनजी का आंदोलन तैयार किया गया था तमाम खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, उसका ट्रायल अब भारत में भी किया जा रहा है। इन तमाम हाँ, जानकारी भारतीय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।